हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ब्रेन टीचर बायोलॉजी में। हम लोग अपना पढ़ाई कर रहे थे, बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर चालू था। बायोमोलिक्यूल्स में एक लेक्चर हो चुका था, आज दूसरा लेक्चर है बायोमोलिक्यूल्स का, और उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था। और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का, जो टॉपिक था हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोनेंट्स। आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद वीडियो देखें, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें, और कहीं पे कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ लें। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोनेंट्स। कल का इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज भी दे दें। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कल डिटेल इंट्रोडक्शन था, आज ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दें कि क्या क्या बताए थे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। वैसे यहाँ पे केमिकल कंपोनेंट्स, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, बायोमोलिक्यूल्स। बायो मतलब लाइफ, मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स, केमिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। या फिर वैसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा उसको बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे। ये मॉलिक्यूल्स दो तरह के थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका हम लोग ये कंपैरिजन भी देखे थे कि बायोमोलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या एलिमेंट्स जो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो या तो एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कुछ एलिमेंट जो है कंपाउंड बना के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कल देखे थे बायोमोलिक्यूल्स का एलिमेंटल एनालिसिस करके। एलिमेंटल एनालिसिस किया जाए अगर हमारे एक किसी भी लिविंग टिश्यू का, और एलिमेंटल एनालिसिस किया जाए एक कहीं पे मिट्टी का, मतलब अर्थ क्रस्ट के किसी भी एक पीस का, ठीक है। तो दोनों का जो एलिमेंटल एनालिसिस किया जाता है, दोनों में एलिमेंट्स सब सेम आते हैं। जैसे एक अर्थ क्रस्ट के एक सैंपल लिया जाए, अर्थ क्रस्ट का एक सैंपल लिया जाए। अर्थ क्रस्ट के सैंपल में क्या ले लें, कोई सॉइल ले लेते हैं, मिट्टी कहीं का भी मिट्टी, और एक लिविंग टिश्यू ले लिया जाए, एक लिविंग टिश्यू ले लिया जाए, ठीक है। और दोनों में क्या किया जाए, एलिमेंटल एनालिसिस किया जाए। मतलब एलिमेंटल एनालिसिस करने का मतलब ये एनालाइज किया जाए, ये देखा जाए कि किसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इसमें देखा क्या गया है कि लिविंग टिश्यू जो है इसमें भी एलिमेंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब प्रेजेंट है, लिविंग टिश्यू के अंदर भी प्रेजेंट है। और अर्थ क्रस्ट का जो सैंपल लिया गया है उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस प्रेजेंट है। बट ये अर्थ क्रस्ट का जो सैंपल लिया गया है सॉइल, ये तो नॉन लिविंग है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एलिमेंट तो दोनों में सेम प्रेजेंट है, एक लिविंग बोल रहे हैं और एक नॉन लिविंग है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये कल बताए थे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि इसमें लिविंग टिश्यू में जो इन सब का कंसंट्रेशन होता है, खास करके कार्बन हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के कंपेरिजन में इनका कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा होता है, इसीलिए ये लिविंग होता है, ठीक है। तो मतलब कि एक आप लोग कहावत सुनते होंगे, मिट्टी से ये बना शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है, ये कहावत सुने होंगे। तो ये हमारा शरीर किसका बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। ये कैसे पता चलता है कि हमारा शरीर उसी मिट्टी का बना हुआ है, क्योंकि उस मिट्टी में भी वही कंपोनेंट सारा प्रेजेंट है जो हमारे शरीर में मिलता है, ठीक है। तो उस मिट्टी से बना शरीर है, उसी मिट्टी में मिल जाना है, मरोगे तो उसी मिट्टी में मिल जाओगे। तो वो मिट्टी क्यों बोलते हैं कि मिट्टी से बना शरीर है, क्योंकि मिट्टी में भी वही कंपोनेंट्स है जो हमारे बॉडी में कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। आज हम लोग देखेंगे कि ये जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं लिविंग टिश्यू में, ये सब उसको कैसे एनालाइज किया जाए। केमिकल कंपोनेंट्स के एनालिसिस के लिए दो तरह के केमिकल कंपोनेंट्स है, एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है और एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। तो दोनों तरह के कंपोनेंट को प्राप्त करने के लिए, दोनों तरह के केमिकल कंपोनेंट को जानने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम लोग को अलग अलग प्रकार का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट 1 में, वैसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, एनालिसिस है। एक्सपेरिमेंट लिखना गलत बात हो जाएगा, ये एनालिसिस है, ठीक है। पहला एनालिसिस करेंगे किसके लिए, फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फॉर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स।
पहला जो एनालिसिस है वो किसके लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, एक लिविंग टिश्यू लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम तो लिविंग टिश्यू का ही एनालिसिस करेंगे ना, कि लिविंग टिश्यू में कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट है, कौन कौन सा प्रेजेंट है ये इसमें नहीं बताया गया, बट इसका एनालिसिस कैसे करना है ये बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले एक हमको लिविंग टिश्यू लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक ले लेते हैं, टेक लिविंग टिश्यू। और ये लिविंग टिश्यू कुछ भी ले लो ना, एक प्लांट का पत्ता ले लो पौधे का, या फिर कोई वेजिटेबल ले लो, या फिर अपने काटना मत भाई, अपने हाथ का काट के थोड़ा सा जो कुछ भी काट के थोड़ा सा पार्ट ले लो, या फिर लिवर का पीस ले लो, कोई भी किसी प्रकार का लिविंग टिश्यू ले लो, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, बैक्टीरिया भी तो एक लिविंग है ना, लिविंग सेल है, या फिर सेल लोगे तो थोड़ा कम चीज़ें मिलेगा, बट एक टिश्यू ले लो, मतलब कि जिसमें बहुत सारा सेल हो, ठीक है। तो एक लिविंग टिश्यू लिए हैं, इस लिविंग टिश्यू से इस लिविंग टिश्यू का क्या करेंगे, इसका चटनी बनाएंगे, पहले इसका क्या बनाएंगे, इस लिविंग टिश्यू का चटनी बनाएंगे, ठीक है। इसका बनाओ चटनी। अब चटनी बनाने के लिए इसमें पानी तो डालना पड़ेगा भाई, किसी भी चीज़ का, बादाम का चटनी बनाते हो या धनिया का चटनी बनाते हो, धनिया की चटनी में तो पानी नहीं पड़ता, बट बादाम का जब चटनी बनाते हो तो उसमें थोड़ा तो पानी डालना पड़ता है, ताकि मिक्स हो जाए, बादाम अच्छे से मिक्स हो सके, इसलिए थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। उसी प्रकार से जब हम ये लिविंग टिश्यू का चटनी बनाएंगे तो इसमें भी एक ऐसा कोई चीज़ डालना पड़ेगा जिससे ये पूरा मिक्सअप हो जाए। तो इसमें डालते हैं हम एक एसिड डालते हैं जिसका नाम होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला होता है Cl3CCOOH, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये एसिड इसमें डालते हैं, उसके बाद इसको मोटर और पिस्टल के मदद से, मोटर एंड पिस्टल, ग्राइंड इट विद द हेल्प ऑफ मोटर एंड पिस्टल, ग्राइंड इट विथ द हेल्प ऑफ मोटर एंड पिस्टल। जैसे देखो ये कोई हम एक, ये हकीम बाबा के दुकान में देखे होगे तुम लोग कभी, या फिर आयुर्वेद से जो इलाज करते हैं उनके पास ये वाला कूटने वाला एक, ये इस तरह के का इनके पास एक खल मूसर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खल मूसर, और इसमें एक कूटने वाला इस तरह से एक लंबा सा रखा हुआ होता है जिससे कूटा जाता है इसमें दवाई, ठीक है। तो इस प्रकार से है कोई खल मूसर। इसमें हम लोग क्या डाले हैं, इसमें एक लिविंग टिश्यू डाले हैं और इसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाले हैं। इसमें क्या क्या डाले हैं, लिविंग टिश्यू और एक डाले हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। लिविंग टिश्यू डाल दिए, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दिए। अब इसको डाल के पूरा अच्छा से मत दिए, पूरा चटनी बना दिए हैं इसका जो चटनी बना है इसको हम लोग स्लरी बोलते हैं, ठीक, स्लरी बना है, ठीक है। अब इस स्लरी को जैसे देखो हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, चाय बनाते हैं ना, जैसे चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए हमको क्या क्या डालना पड़ता है, ये एक बाउल लिए हैं, ठीक है। इसमें या तो दूध डाल दो या तो पानी डालो, कुछ भी डालो, चलो पानी वाला हम चाय बना रहे हैं, पानी वाला चाय बना रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली का चाय, ठीक है। तो इसमें ये क्या क्या डालें, टी डालेंगे, वाटर डालेंगे, शुगर डालेंगे, ये सब चीज़ ऐड करेंगे, टी वाटर शुगर, इतना ही चीज़ ऐड करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो नींबू भी ऐड करेंगे, लेमन। तो इसमें से क्या होगा, फिर चाय बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको छानेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारा क्या बना, चटनी बना, स्लरी बना, तो इसको इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको छानेंगे, इसको स्ट्रेन करेंगे, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ, स्ट्रेन मतलब क्या होता है, स्ट्रेन का मीनिंग है, गलती लिखे हैं, स्ट्रेन का मतलब होता है छानना, ठीक है, छानना। स्ट्रेन करेंगे इसको किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ चीजी क्लॉथ या फिर कॉटन के हेल्प से। जैसे चाय को छानने के लिए चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हो, चाय छन्नी का इस्तेमाल करते हो चाय को छानने के लिए, तो उसमें से जो छन्ने वाला चीज होगा, ये नीचे एक बीकर रखे हैं, उस बीकर के ऊपर ये कपड़ा लगा दिए हैं, एक कपड़ा लगा दिया है जिससे छनेगा,
एक कपड़ा लगा दिए हैं जिससे छनेगा। अब इसके ऊपर इसमें जो स्लरी था, चटनी बनाए थे, इस चटनी को इसके ऊपर गिरा रहे हैं, इस चटनी को इसके ऊपर गिरा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ पार्ट नीचे चला जाएगा, कुछ पार्ट नीचे चला आएगा। जैसे जब चाय छानेंगे तो चपत्ती ऊपर रह जाएगा, और अगर अदरक डाला हुआ होगा चाय में तो अदरक भी ऊपर रह जाएगा, चपत्ती भी ऊपर रह जाएगा, और नींबू का जो बीज आ गया होगा, बीज गया होगा, वो नींबू का बीज भी ऊपर आ जाएगा। बट इसमें पानी जो है वो तो नीचे चला गया, मतलब चाय से जो कलर छूटा है वो कलर भी नीचे चला गया, शुगर जो घुल गया है पानी में वो भी नीचे चला गया। तो जो भी इस एसिड में, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में जो भी चीज़ घुल गया होगा, जो भी चीज़ घुल गया होगा, या फिर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो नीचे चले गए होंगे। कहाँ? नीचे, छन के नीचे चले गए होंगे। और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं या फिर जो उस एसिड में नहीं घुला होगा वो ऊपर ही रह गए होंगे, छन्नी के ऊपर ही रह गए होंगे। ठीक है, तो जो नीचे आ गया है, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। या फिर इसको इस हिसाब से बोल सकते हैं कि नीचे वाला पार्ट क्या था, ये एसिड में घुल गया था इसीलिए वो नीचे चला गया है, तो इसको हम लोग एसिड सॉल्युबल पूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड सॉल्युबल पूल बोलते हैं। ठीक है, एसिड सॉल्युबल पूल। ऊपर जो रह गया है, ऊपर जो पार्टिकल्स रह गए हैं, ये क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं रिटेंटेट। क्या बोलते हैं इसको? रिटेंटेट। रिटेंटेट का मीनिंग क्या होगा भाई? रिटेंटेट सही लिखे हैं ये रिटेंटेट, या फिर इसको बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब पता है यहाँ पे इसको हम लोग दो भाग में, मतलब कि दो नाम और दे सकते हैं। ऊपर जो रह गया है उसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का देख सकते हैं, और जो नीचे आ गया है उसको बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो मतलब बड़ा होता है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, और इसको कह सकते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। वैसे ये कोई मतलब कि तरीका नहीं है दोनों को डिफाइन करने का, बायो मैक्रोमोलिक्यूल और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स को डिफाइन करने का, बट फिर भी यहाँ पे ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे इसीलिए वो छन्नी के ऊपर रह गए होंगे, या ये फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे इसीलिए वो छन्नी से नीचे आ गए होंगे, या फिर सॉल्युबल होगा इसीलिए वो छन्नी से नीचे आ गया होगा। नहीं, रहने दो, इसको मिटा ही दो, इसका कोई क्रिटेरिया नहीं है ये, मतलब फिर भी बोल सकते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया इसका साइज के हिसाब से, साइज के बेसिस पे बायो माइक्रो और बायो मैक्रो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो फिल्ट्रेट आ गया इसमें एसिड सॉल्युबल पूल होगा, और ये एसिड सॉल्युबल पूल जो है इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है। इसमें क्या रहता है? बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है। क्या लिखा है इसके लिए? वन मिनट आया। फाउंड, इसमें लिखा है फाउंड थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल। नीचे दिख रहा है? नीचे नहीं दिखेगा, अच्छा कैमरा थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। इन एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल में हजारों हजार ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखते हैं। ठीक है, एसिड सॉल्युबल पूल में। थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं कैमरा, हाँ अब दिख रहा। और क्या दिखता है इसमें? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ साथ कुछ कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं एसिड सॉल्युबल पूल में। सम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, यहां से पता चल गया एनालिसिस कैसे करना है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का एनालिसिस कैसे करना है। अब नीचे जो आ गया है ये फिल्ट्रेट जो मिला है, अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक एक करके पता कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आया है। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे इसमें बताया जाता है कि नीचे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड, नीचे वाला फिल्ट्रेट में कौन कौन आया होगा? जैसे कि एमिनो एसिड आ गया होगा, एमिनो एसिड आ गया होगा,
और क्या आ गया होगा भाई, ग्लूकोज वगैरह आ गया होगा, ग्लूकोज आ गया होगा। ऊपर कौन रह गया, ऊपर में बताया जाता है कि ऊपर में जैसे रह गया डीएनए वगैरह रह गया होगा, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये घुलते नहीं हैं। डीएनए रह गया होगा, आरएनए रह गया होगा, प्रोटीन्स रह गया होगा ऊपर में, ठीक है, प्रोटीन्स रह गया होगा। और लिपिड, लिपिड जो है ये भी नहीं घुलता है जल्दी, ये भी ऊपर ही रह गया होगा, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे हमको बहुत सारा नीचे में ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग एक एक करके नाम मतलब कि निकाल लेते हैं, ठीक है। हमको तो सिर्फ यही पढ़ना था कि एनालिसिस कैसे करते हैं। एनालिसिस करने का तरीका समझ में आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करने के लिए क्या चीज़ करेंगे, एक लिविंग टिश्यू लेंगे, उस लिविंग टिश्यू का एक मस्त चटनी बनाएंगे, किसके साथ, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ। उस चटनी को छान देंगे चीजी क्लॉथ से या कॉटन क्लॉथ से। छानने के बाद नीचे जो गया, छन के नीचे जो गया उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे फिल्ट्रेट, और ऊपर जो बच गया उसको बोल देंगे रिटेंटेट। फिल्ट्रेट को एक और नाम से जानते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। ये नीचे फिल्ट्रेट में क्यों आया है, क्योंकि ये एसिड में घुल गया होगा, इसीलिए वो नीचे चला गया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल ही बोलते हैं। और ये सब एसिड में नहीं घुला होगा, इसीलिए ऊपर आ गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल बोलते हैं, ठीक है। वैसे ये वाला पार्ट मिटा ही दो कि डीएनए आरएनए घचपच लग रहा, ठीक है। अब एक और बच गया। अब इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए कर लिए हैं, दो कंपोनेंट होता है ना बायोमोलिक्यूल्स, लिविंग टिश्यू में दो कंपोनेंट होता है। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के लिए हम लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये वाला एनालिसिस करेंगे, और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के लिए हम लोग एक एनालिसिस करते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बता रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के लिए, फॉर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। कुछ नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है इससे। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक से डिफरेंट है। इसमें चटनी वगैरह बनाते हैं, इसमें चटनी नहीं बनाना है, इसमें सुखा देना है उसको। कोई भी एक लिविंग टिश्यू लो, मान लो कोई भी एक लिविंग टिश्यू लो, पहले तो लिविंग टिश्यू लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको एनालिसिस उसी का करना है। लिविंग टिश्यू में कौन कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट को अगर एनालाइज करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा, और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को अगर एनालाइज करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। करना किसका है, लिविंग टिश्यू का करना है, पहले लिविंग टिश्यू लेना पड़ेगा। टेक अ लिविंग टिश्यू। चलो इस बार ना पत्ता लेते हैं, पत्ता को सुखाना आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, लिविंग टिश्यू लेंगे, उसके बाद इसको ड्राई कर लेते हैं, उसको ड्राई कर देंगे, ठीक है। तो ड्राई करके लिविंग टिश्यू को जो लेंगे, लिविंग टिश्यू जो लेंगे, ये वेट रहेगा, ये वेट रहेगा, भीगा हुआ रहेगा, मतलब उसमें वाटर का अमाउंट रहेगा, ठीक है, वाटर का अमाउंट रहेगा। तो इसका ये लिविंग टिश्यू जो लिए हैं इसको वेट बोल देते हैं, वेट मतलब भीगा हुआ में वजन इसका, ठीक है, वेट बोल देते हैं। इसके बाद इसको सुखाएंगे, इसको ड्राई करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट्स, पानी यहाँ से सब निकल जाएगा बाहर, पानी सब बाहर निकल जाएगा। इसके बाद ड्राई करने के बाद जो वेट बचेगा उसको बोलते हैं ड्राई वेट, उसको क्या बोलते हैं, ड्राई वेट। ये वेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी ये भीगा हुआ, मतलब उसमें पानी का मात्रा है, पानी का अमाउंट है अभी इसमें। लिविंग टिश्यू जो लिए हैं, मान लो एक पत्ता लिए हैं, तो पत्ता में तो पानी का अमाउंट होता ही है, ठीक है। तो जो पत्ता लिए हैं उसको वेट बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी उसमें वाटर का अमाउंट है। अब उसको क्या किए, अब उसको ड्राई किए, सुखाएं, धूप में रखें, तो उसका जो पानी था वो इवेपोरेट्स हो गया, मतलब वो पानी भाप बन के सारा उड़ गया। अब इसमें पानी नहीं बचा है, तो अब जिसका जो बचा है, सूख के जो बचा है उसका वेट, उस वेट को क्या बोल रहे हैं, ड्राई वेट बोल रहे हैं। सूख के जो बचा पत्ता, ठीक है, उसको ड्राई वेट बोल रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जलाएंगे, अब इसको बर्न करेंगे। अब यहाँ पे बर्न करेंगे, जला देंगे, तो क्या क्या बचेगा, यहाँ पे ऐश बचेगा, राख। ऐश का मतलब क्या होता है, राख। ऐश का मतलब होता है ऐश करना, खा पी के ऐश करना नहीं, ऐश का मतलब क्या होता है, राख, ठीक है। ड्राई वेट जो है, ड्राई वेट को हम लोग क्या किया, जो सूखी पत्ती थी ड्राई वेट, उसको हमने जला दिया, बर्न कर दिया, तो ये राख बच गया। यहाँ पे इसको कंप्लीट बर्न करना है, बर्न कंप्लीटली। ये जो राख है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मिलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, एस विथ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। जैसे इसमें बताया भी है कौन कौन सा कंपोनेंट है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, और कौन कौन सा है भाई, ETC, मतलब दो ही को बताया है, मैग्नीशियम, कैल्शियम। जैसे में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन कौन सा मिलेगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और भी होता है, आयरन वगैरह भी मिलेगा, ठीक है।
अब ये बर्न कंप्लीटली, यहाँ से ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कहाँ गया, यहाँ से ऑर्गेनिक कंपोनेंट कहाँ गया, यहाँ तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मिल रहा था ना, यहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मिल रहा था, इसीलिए लिखे थे कि यहाँ पे कुछ कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स नहीं मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मिलता है। तो यहाँ से ऑर्गेनिक कंपोनेंट गया कहाँ, जब हम जलाए हैं, जब हम जलाए होंगे तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर removed, organic elements are removed in the form of carbon dioxide and vapor, water vapor। यहाँ जब इसको जलाए होंगे तो यहाँ पे से जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर के फॉर्म में यहाँ से उड़ गया होगा जब इसको जलाए होंगे। तो यहाँ से ऑर्गेनिक एलिमेंट्स सारा निकल गया, बच गया कौन सा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है, उसमें जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, ये सब बच गया। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का एनालिसिस करना है तो वो ये वाला हमको एनालिसिस करना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को अगर निकालना है सिर्फ तो, और हमको अगर ऑर्गेनिक कंपोनेंट चाहिए तो हमको ये एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको जल्दी से। आज लग रहा है कि बोर्ड चमक रहा है, आज कोई गचपच नहीं हुआ, नहीं तो पर डे का हमारा आदत है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गचपच कर ही देते थे। आज बोर्ड लग रहा है कि सही सलामत है। नोट कीजिए इसको जल्दी से। ये चाय बनानी है तो चाय बना लीजिएगा, नहीं बनानी है तो चाय कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। इन बहुत सारे स्टूडेंट के लिए चाय भी ज़रूरी होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स का जो अगला टॉपिक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, अगर कहीं पे कोई दिक्कत लगा हो, कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन मिल जाए और अपना पढ़ाई आप कर सकें तुरंत। और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके हमारे इस वीडियो से। ठीक है।